नमस्कार, तरकश में आपका स्वागत है। तरकश में आज हमारी मेहमान हैं प्रोफेसर शिरीन मूसवी, जो कि 77वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में अध्यक्ष चुनी गई हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर शिरीन मूसवी आपका। प्रोफेसर शिरीन मूसवी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लंबे अरसे तक रही हैं और साथ ही साथ भारतीय इतिहास कांग्रेस की पहले सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं और अब अध्यक्ष चुनी गई हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा प्रोफेसर शिरीन मूसवी कि ये जो 77वां भारतीय इतिहास कांग्रेस का सम्मेलन हुआ है, इसका जो एक 77 साल का सफ़र है, ज़रा इसके बारे में आप हमें बताएं कि इसका क्या बैकग्राउंडर है। देखिए, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 1935 में बनी थी। उस वक्त इसका नाम इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस नहीं था, बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री कांग्रेस था। और उस वक्त जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे शफ़ाअत अहमद ख़ान साहब, उन्हीं ने उसका एम ये बताया था कि जो भारत के इतिहासकार हैं उन्हें अपना इतिहास स्वयं लिखना चाहिए, बजाय इसके कि हम यूरोपियंस पर छोड़े हुए हैं। उस वक्त बहुत से ओरिएंटलिस्ट और यूरोपियन हिस्टोरियंस इंडिया की हिस्ट्री पर काम कर रहे थे, डिफरेंट उसके पर्पज़ेस से कर रहे थे। कुछ को तो ये ख्याल था कि अच्छी हुकूमत करने के लिए हिंदुस्तान के बारे में सब मालूम होना चाहिए। कुछ का ये ख्याल था कि हमें ये साबित करना है कि हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो यूरोप की सभ्यता से बहुत कम और पीछे है। तो ये जो जिन पर रूल कर रहे हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो हमसे बहुत कम है और हम उनसे बहुत आगे हैं। तो उसी वजह से शायद एक उस वक्त के हिस्टोरियंस में ये ख्याल था कि अपनी हिस्ट्री अपने आप लिखी जाना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी वो ये थी कि हमें हिस्ट्री से इंटीग्रेटिव फैक्टर्स जो हैं, जो हमें एक दूसरे से मिलाते हैं, भारत के अलग अलग लोगों को जो अलग अलग प्रांतों के हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, उन सबको एक साथ मिलाने वाली भी तो कुछ चीज़ें हैं, वरना भारत भारत नहीं होता, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। तो हिस्टोरियंस का सबसे बड़ा काम, इतिहासकारों का एक काम ये होना चाहिए कि इतिहास में से वो उन फैक्टर्स को उनको समझें, उनके बारे में लिखें जो भारतीयों को एक बनाता है। और मेरे ख़्याल में उनके ये सेट किए हुए जो आइडियल्स थे वो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 2 साल के बाद उसका नाम बदल के मॉडर्न हिस्ट्री कांग्रेस के बजाय इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस कर दिया गया। और वो इसका भी सबूत है कि हमने अपना नाम इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस क्यों रखा। कुछ आप इसे इको कर लीजिए कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्लोज़ होने का एक असर्शन का कि हम हिंदुस्तानी जो हैं वो अपनी कुछ वो रखते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बने तो बहुत साल हो चुके थे, 1935 तो बहुत आगे की बात है। तो एक तरह से उससे अपना संपर्क एक तरह का दिखाने का तरीका था इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। उसके बाद से हमेशा इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर करती रही। और इसमें मुझे प्रोफेसर मोहम्मद हबीब का प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो उन्होंने 1948 में दिया था, गांधी जी की हत्या के बाद, जिसको 1 साल होने जा रहा था, वो याद आता है, क्योंकि उन्हीं ने उस वक्त दोबारा हमारे क्या गोल्स हैं, क्या हमारे लक्ष्य हैं, उनको दोबारा से असर्ट किया था, उनको दोबारा बतलाया था। और बहुत अच्छी तरह से उन्हीं बातों को कि ज़ाहिर के पार्टीशन हो चुका था, ज़ख्म बहुत थे, लेकिन उन पर एक तरह से वो मरहम था जो उन्होंने किया था। आपने कहा कि जो पहले प्रेसिडेंट थे शफ़ाअत अहमद साहब, उन्होंने कुछ गोल सेट किए थे। ये कहा जाता है कि जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं पिछले कई दशकों से, वो इतिहास है जो इलियट एंड डाउसन ने ट्रांसलेट करके हमको अंग्रेज़ी में दिया। और जो ओरिजिनल इतिहास लिखने की बात थी या जिस मिशन की आपने बात कही, शायद वैसा नहीं हो पाया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक तो बात मैं आपसे ये कहूँगी कि हम में से ज़्यादातर लोग इस बात से मिसलेड थे, क्योंकि इलियट का देहांत हो गया था और डाउसन ने उनके बाद जो बाकी काम बचा था वो किया था। और उन्हीं ने जो गवर्नर जनरल को इलियट ने ख़त लिखा था एक ग्रांट देने के लिए इस प्रोजेक्ट के, उसको उसका प्रीफेस बना दिया। ज़ाहिर है कि अगर उन्हें ग्रांट लेना थी तो उन्हें यही कहना था कि साहब, जब हम ये हिस्ट्री
बताएंगे तो हिंदुस्तानियों को मालूम होगा कि वो हमसे पहले वाले रूल में कितनी बुरी हालत में थे और अब कितने बेहतर हैं। लेकिन शायद जब इलियट ट्रांसलेट कर रहे थे तो उसमें वो उतना ज़्यादा नहीं झलकता जो उनके प्रीफेस में है। ट्रांसलेशन बहुत एक्यूरेट है। होदीवाला ने बहुत कोशिशें करके गलतियां ढूंढी हैं थोड़ी सी, लेकिन वो भी कोई सीरियस नहीं है, कोई ऐसी नहीं है जिनसे हिस्ट्री बदल जाती हो। कुछ उसके रेवेन्यू के और इन टर्म्स को नहीं समझा गया है, वो बात दूसरी है। ये ज़रूर है कि उन्हीं ने ज़्यादातर, जैसे कोई भी लड़ाई हो रही है तो ज़ाहिर है कि लड़ाई में बहुत लोग मारे जाते हैं और जो उसको बयान करने वाले होते हैं उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। उन्हीं ने जितना बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया था उसको ज़रूर शामिल कर दिया है। अपनी तरफ से बदला उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो पोर्शन उन्हीं ने साबित कर दिए। उसका सबसे बड़ा मजाक ये है कि जितने उन्हीं ने बतलाए कि किस युद्ध में कितने मारे गए दिल्ली सल्तनत के ज़माने में, उनको केसलाल साहब ने अपनी जो पॉपुलेशन की हिस्ट्री लिख रहे थे उसमें सबको जोड़ दिया, तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन नेगेटिव में चली गई। तो इसलिए उसमें कितना ज़्यादा एग्जैजरेशन है ये इसी से मालूम हो जाता है कि इतने मरे, इतने लाख मरे, इतने लाख मरे, इतने लाख मरे। तो हिंदुस्तान की आबादी थी ही कितनी जो इतने लाख एक एक लड़ाई में मरने के बाद फिर तो कोई बचा ही नहीं जी। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला का ये जोक था कि साहब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन निगेटिव हो गई थी। तो ये तो मैं कहूँगी कि उसमें जिसे हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति बहुत है, और वो अतिशयोक्ति इलियट का नहीं है, बल्कि वो तो बर्नी और इन लोगों ने जो लिखा है उन्हीं की हुई है। अपने उस ज़माने में तो ये समझा जाता था कि हमने कितने मार दिए, ये बड़ा अच्छा काम किया। जी। अच्छा, लेकिन जो आप कह रही हैं कि इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि साहब यहाँ जो ओरिजिनल सोर्सेज से ट्रांसलेशन हो वो हिंदुस्तानी ज़बानों में हो, तो उसी सिलसिले में एक प्रोजेक्ट आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ जब ज़ाकिर हुसैन साहब वाइस चांसलर थे, और सैयद अतहर अब्बास रिजवी को उन्होंने ये काम सौंपा कि वो ओरिजिनल सोर्सेज से तारीख़ फ़िरोज़ शाही, मुबारक शाही, फ़रिश्ता, इसका ट्रांसलेशन करें। और वो 10-12 वॉल्यूम्स में ट्रांसलेशन हुआ है और शायद अब वो दोबारा रिपब्लिश शुरू होना शुरू हुआ है। तो उसे आप कितना गंभीर काम मानती हैं, और क्या उससे कोई वो मकसद पूरा हुआ जिस मकसद की बात 1935 में शफ़ा साहब ने की थी? देखिए, ऐसा है कि ये आइडिया जवाहरलाल नेहरू का था जी। और उन्हीं ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से कह के, वो यूजीसी की फ़ाइल्स में मौजूद है, ये कहा था कि उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, क्योंकि मिडीवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन का इतिहास जो है वो ख़त्म हो रहा है देश में, तो इसलिए उसको एक ग्रांट दी जाए और उस फंड से सोर्सेस के लिए, और उसी फंड से ये काम शुरू हुआ था। ज़ाकिर साहब वाइस चांसलर थे, हबीब साहब के बाद है, ये मौजूद तो थे लेकिन नूरुल हसन साहब और ये लोग आ चुके थे। उसी में उन्हीं ने सैयद अतहर अब्बास रिजवी साहब ने जो काम किया वो ये किया कि हिंदी में तर्जुमा किया और पूरी किताब का तर्जुमा किया, छोड़ा कहीं से नहीं। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सिलेक्शन है, क्योंकि इतिहास में यही कहा जाता है कि आप सिलेक्ट जब करते हैं तो जो आपकी अपनी प्रेजुडिसेस हैं, जो आपका बायस है, वो सामने आ जाता है। उन्हीं ने किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं किया, जो किया वो पूरा कर दिया। उससे कम से कम नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो हिंदी जानने वाले लोग थे, जो अब भी मैं देखती हूँ कि रिसर्च जब कोई थीसिस आता है हिंदी में तो आम तौर से सारे रेफरेंसेस उसी से होते हैं। और इसीलिए जब मैं ख़ुद चेयरमैन थी तो मैंने उसके 4 वॉल्यूम छपवा दिए थे। मेरे बाद भी मेरे जो प्रीडिसेसर्स थे वो उसको छपवाते रहे और अब ज़्यादातर रीप्रिंट हो चुके हैं। पहले उसे यूनिवर्सिटी के प्रेस ने छापा था, अब उसको दे दिया गया है बाहर छापने के लिए, कमर्शियल लेवल पर कर दिया गया है, तो वो ज़्यादा आसानी से लोगों को अवेलेबल है। नहीं तो उस ट्रांसलेशन से कुछ मदद मिली? देखिए, मदद किस चीज़ की, तो क्या आप ढूंढ रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है। आप जो रिसर्च कर रहा है और जो उसका सुपरवाइज़र करवा रहा है वो क्या चीज़ करवाना चाहता है जी। तो उन सोर्सेज में हर किस्म की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इंटीग्रेटिव फैक्टर्स जिनको आप कह रहे हैं वो भी मिल जाएंगे, औरतों की क्या पोजीशन थी वो भी मिल जाएगा। आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं इसकी बात है। तो सोर्स में वो, जैसा मैंने आपसे कहा, उसमें सिलेक्शन नहीं है, पूरा सोर्स मौजूद है। तो अगर आप सही इतिहास लिखना चाहते हैं
तो आपको हर चीज़ जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मिल जाती जी। है, और इसलिए काफ़ी हिंदी में अच्छी किताबें उसकी वजह से आई। हम आपके साथ बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 77 साल के इतिहास की, और आपने बताया कि 1948 तक के सफ़र के बारे में, लेकिन 1948 से अब तक का सफ़र, उसमें आपको किस तरह के चैलेंजेस रहे और किन चीज़ को आपने एड्रेस किया? देखिए, मैंने खुद इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 1970 में ज्वाइन की थी, जब मैं बिल्कुल 21 साल की हुआ करती थी, जिस साल मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। मेरा ख्याल ये है कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में उस वक्त कोई बड़े चैलेंजेस उसके सामने नहीं थे, बल्कि एक तरह से चैलेंज अगर था तो ये था कि किस तरह से ये एफ़र्ट की जाए, ये चेष्टा की जाए कि हिस्ट्री जो है वो सोर्स बेस्ड हो और वो हवा में न लिखी जाए, और उसके ऊपर बहुत काम होता रहता था। उस वक्त कांग्रेस इतनी बड़ी नहीं हुई थी, छोटी सी जगहों पर हो जाती थी, 300-400 लोग आते थे, इतनी बड़ी नहीं थी। और तब से अब तक एक को छोड़ के, जो बांग्लादेश की वजह से नहीं हो पाया था, ये 77वां है। मैंने जो पहला अटेंड किया था वो जबलपुर में हुआ था 1970 में। 2 को छोड़ के मैंने सब अटेंड किए। उस वक्त जब सबसे पहली जिसे कहते हैं आपको कुछ वो चक्कर शुरू हुए, वो उस वक्त के हैं जब पहले सबसे इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां थीं, और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने इमरजेंसी के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास किया। लेकिन उस गवर्नमेंट के क्रेडिट को मैं ये कहती हूँ कि उसके बाद भी हम लोगों की ग्रांट बंद नहीं हुई, किसी किस्म का हमारे साथ वो नहीं किया गया। उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी इमरजेंसी के बाद, उसने हमारी एक पैरेलल कांग्रेस बनाने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस टूटी नहीं उनकी वजह से, तो उन्होंने एक इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर सोसाइटी बनाई, जो शायद अब भी अपनी एक मीटिंग कई और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करती है। शुरू में हम लोगों ने उसको बड़ा चैलेंज समझा, फिर मालूम हुआ कि नहीं, कोई सीरियस हिस्टोरियन उधर नहीं गया। तो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस अपनी लाइन पर ठीक से चलती रही। थोड़े से चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस उस वक्त आए जब एक तरह से सेकुलरिज्म पर अटैक था। जो टेक्स्ट बुक थी एनसीईआरटी की, वो बदल दी गई। तो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने अपना काम नहीं छोड़ा। हमने एक इंडेक्स ऑफ एरर्स बनाया, मोटी सी किताब छापी, जिसमें हर किताब में जो फैक्चुअल एरर्स थी, जो बिल्कुल गलत बात कही जा रही थी, वो उसी पेज पर कि इस पेज में ये है, ये कह रहे हैं, वो पूरा एक छापा, और काफ़ी कॉलेजेस और स्कूलों को फ्री बांटा। हमें बहुत फंड्स नहीं थे, लेकिन जितना कर सकते थे उतना किया। तो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस अपना सफ़र एक तरह से आगे तय करती रही। मेरे ख़्याल में अब एक फिर ऐसा ज़माना आ गया है जब ज़बान के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किए जाने की कोशिश की जा रही है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे साथी इतिहासकार जो हैं वो उसमें ज़्यादा नहीं बहकेंगे। 2-4 चले जाते हैं और वो फिर वापस भी आ जाते हैं। कई ऐसे हैं जो गए और फिर वापस आ गए, क्योंकि वो इतिहासकार हैं, इसलिए उस तरह की बात में ज़्यादा दिनों रह नहीं पाते। ये कहा जाता है कि ये भारतीय इतिहासकारों की सबसे बड़ी संस्था है और तकरीबन 35,000 से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं, और हर साल दिसंबर के महीने में ये जमावड़ा होता है जिसे इतिहासकारों का कुंभ कहा जाता है। तो ये पूरे देश भर में कोई आपका इसके बारे में कोई नेटवर्क है? देखिए, अब तो ऐसा हो गया है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, कि नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है। अब तो हमारी हर चीज़ वेबसाइट पर होती है। ज़्यादातर हमारा जो कुछ भी काम है वो इंटरनेट से ही हो जाता है, ईमेलिंग से ही हो जाता है। लेकिन नेटवर्क में हमारे साथ ऐसा नहीं है कि किसी और प्रदेशों में कोई उसके। एक बात मैं आपको ज़रूर बतलाऊं कि इस बीच में ये बहुत शुरू हुआ कि सब अलग अलग कांग्रेसेस बनने लगी। जैसे उत्तर प्रदेश की अपनी है यूपी हिस्ट्री कांग्रेस, बंगाल की अपनी इतिहास संसद है, बिहार की अपनी एक बनी। तो शुरू में हालांकि प्रोफेसर इरफान हबीब और मेरे बाकी जो सीनियर हिस्टोरियन थे वो उसके ख़िलाफ़ नहीं थे, मैं पर्सनली उसके ख़िलाफ़ थी। मुझे ये लगता था कि लोग वहाँ जाके पेपर पढ़ाते हैं और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की जो वो है वो कम होती जा रही है। लेकिन बात को ये नज़र आया कि नहीं, ऐसा नहीं था। जो वहाँ पढ़ के आते हैं वो यहाँ भी आने, एक तरह से वो उनकी तैयारी हो जाती है
इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस अटेंड करने के लिए। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में अलीगढ़ का एक अलग से ग्रुप रहता है और अलीगढ़ हिस्टोरियन सोसाइटी अलग से एक तरह से डोमिनेट करती है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस को। देखिए, अलीगढ़ हिस्टोरियन सोसाइटी बेचारी तो अभी बनी है, यानी अगर आप सही मानने में पूछें तो 2010 में बनी है, उससे पहले हम रजिस्टर्ड भी नहीं थे। तो ये कहना कि अलीगढ़ हिस्टोरियन सोसाइटी डोमिनेट करती है, ये तो शायद ज़्यादती होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी एक पैनल होती है और उस पैनल में क्योंकि वह ज़्यादा मिलता है, थोड़े से लोगों को ही बुलाया जाता है, चुने हुए पेपर होते हैं, बड़े हिस्टोरियंस होते हैं, कुछ यंगर हिस्टोरियंस भी होते हैं, तो इसलिए उसमें भीड़ बहुत होती है और ज़्यादातर लोग अपने सेक्शन में अपना पेपर पढ़ के वहाँ सुनने आ जाते हैं और चाहते भी हैं कि आपके ग्रुप में उनका पेपर पढ़ा जाए। जी हाँ, ग्रुप में नहीं बल्कि हमारे यहाँ। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि हम तो पहले से बुला के, पहले से पेपर साइक्लोस्टाइल करके, ज़ेरॉक्स करके ला के, वॉल्यूम बना के लेके आते हैं, तो इसलिए वो सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसका नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर है कि लोग बहुत उसमें आ जाते हैं। उसके लिए हमने जब शुरू किया था तो उसका एक्चुअली मकसद भी यही था कि काफ़ी सीनियर हिस्टोरियन रिटायरमेंट के बाद नहीं आ सकते, अगर हम कहीं से ग्रांट्स लेके उनको किराया दे देंगे, अलग से बुला लेंगे, तो वो सेक्शन में भी अटेंड करेंगे, जो अब भी होता है। अच्छा प्रोफेसर श्री मुझसे ये बताइए कि अभी जो ये इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का 77वां सेशन हुआ है त्रिवेंद्रम में, केरला की राजधानी में, इसमें क्या प्रस्ताव पढ़े गए हैं, क्या प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो शायद इतिहासकार अपने लिए महसूस कर रहे हैं वो ये है कि उनकी ज़बान बंद की जा रही है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये शुरू हुआ, जहाँ पर प्रोफेसर बिपिन चंद्रा की एक किताब पढ़ाई जाती थी, हिंदी में उसका तर्जुमा था, ट्रांसलेशन था, अनुवाद था। उसमें रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहा गया था भगत सिंह साहब को। ज़ाहिर है कि शहीद भगत सिंह ने ये लफ्ज़ अपने लिए ख़ुद इस्तेमाल किया था। जितने ये लोग थे ये सब अपने को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहते थे। उस वक्त टेररिस्ट वो आईएस नहीं थी कि टेररिज्म को बुरा समझा जाता, वो टेररिज्म एक अच्छे काम के लिए किया जा रहा था, तो वो अपने को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहते थे। अब वो कहते हैं जब आपने उस शब्द को यूज़ किया तो उसमें आपने इन्वर्टेड कॉमास बनाए होते। अच्छा चलिए साहब, प्रिंटिंग में नहीं है, आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि उस वक्त तक जब बिपिन साहब किताब लिख रहे थे 70s 60s में, तो उस वक्त भी टेररिज्म नहीं था, ना उसके ये माने थे हम लोगों के दिमाग में, तो उन्हीं ने कोई कोर्ट नहीं लगाए। उसके बावजूद भी जो उनके को ऑथर्स थे उन्हीं ने कहा कि हम निकाले देते हैं इस शब्द को, लेकिन उसके बाद भी आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उस किताब को दोबारा से अलाउ नहीं किया है। तो एक रेजोल्यूशन तो इस पर था कि इस किस्म की ज़बानबंदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप असल में उसमें किसको क्या कहा, भगत सिंह के कहाँ से ये बहुत मानने वाले आ गए, आरएसएस वाले, जिसने आखिरी वक्त में किताब लिखी है कि वाई आई एम एन अथीस्ट, जो अपने को ये कहता है कि मैं भगवान में ही यकीन नहीं करता, वो कहाँ से इनके बड़े हीरो बन गए, जिन्हीं कभी अपने आप तो हमारे नेशनल मूवमेंट में, जंग आज़ादी में कोई हिस्सा लिया नहीं। वो तो सिर्फ इसलिए कि बिपिन साहब की किताब में जो चीज़ शफ़ात अहमद खान साहब ने कही थी, इंटीग्रेटिव फैक्टर्स हैं, इसलिए उसको रोकना था। तो इस मामले में तो आपको महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब की भी हिमायत हासिल हुई है, उन्होंने आपके इस कांग्रेस का उद्घाटन किया और कहा इस बात को। बहुत उनके शुक्रगुजार हैं, बहुत आभारी हैं, लेकिन शायद इंडियन डेमोक्रेसी में राष्ट्रपति अपनी राय तो रख सकता है, लेकिन उसे रियली, जिसे कहना चाहिए, प्रचलित नहीं कर सकता है। लेकिन ये सपोर्ट बहुत अहम है। अगर हमारे देश का राष्ट्रपति भी ये बात कह रहा है तो शायद लोगों को ये ख्याल तो आना चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, और जो 2-3 प्रस्ताव, दूसरा प्रस्ताव जो था इसके बाद, वो एक तो था इसके ऊपर के जो इस वक्त क्या काफ़ी दिनों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है कि उसने जितनी मेडिवल पीरियड की, ख़ास तौर से मध्यकालीन भारत की पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको पहले तो उनका प्रिजर्वेशन ठीक नहीं किया गया और अब उसको आगा खान फाउंडेशन के हवाले कर दिया गया है, जिनका ख्याल ये है कि वो जैसा चाहें वैसा उसे बना दें। तो वो तो एक कहा जाता है कि
जो देख के ही समझा जा सकता है। मैं फ़ारसी की एक मसल कह रही थी जो मैं रुक गई। जी, कह दीजिए। जी, तो उसका नतीजा ये है कि अब हुमायूं का जो मकबरा है वो नहीं है जो अकबर के ज़माने में उसकी बीवी हाजी बेगम ने बनवाया था, बल्कि वो है जो रितेश नंदा साहब चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए। जी। उसके ऊपर क्या कैसे गॉडी कलर्स हैं, बिल्कुल उसकी शक्ल बदल दी गई है। जी। और इससे पहले खुद वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी यही काम कर रहा था। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं पहले भी उसके ऊपर फ़तेहपुर सीकरी पर प्रोफेसर नदीम रिजवी जो उस वक्त लेक्चरर थे उनके साथ, बल्कि रिसर्च स्कॉलर थे, मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था काम करने का, जिसमें वो मुझे साथ लेके गए थे। और वहाँ हमने एक जो बहुत कहलाती है पत्थर तोड़ने वालों की मस्जिद वो देखी थी, जो ट्रेबियट थी। और उसके बाद जब हम दोबारा पहुँचे तो वो आर्कुएट हो गई थी। जी। एक साहब हैं आर्कियोलॉजी में, उन्हीं ने उसको रिपेयर किया और ये तय कर लिया कि ट्रेबियट हिंदू है, हिंदू इमारत बनाने का तरीका है, और आर्कुएट मुसलमान। तो अगर मस्जिद है तो ट्रेबियट नहीं हो सकती। तो उसका पूरा गेट तोड़ के उन्हीं ने जी। और उसको बाकायदा आर्कुएट स्टाइल में बना दिया। तीसरा प्रस्ताव ये था कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने एक पूरा लिखा था हमारे नेशनल मूवमेंट के लिए, उसके जवाब में एक ये प्रोजेक्ट बनाया था इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने, जिसका नाम रखा था टुवर्ड्स फ्रीडम। तो कई उसमें अलग अलग साल के अकाउंट्स थे और ये था कि डॉक्यूमेंट्स छापेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आर्काइव से लेके छापे जाएंगे। उसको अलग अलग लोगों को काम दिया गया था। वो बहुत काफ़ी साल से चल रहा था और काफ़ी वॉल्यूम्स उनके निकले। बीच में वो कई मरतबा रोका गया और जब भी कोई दूसरी सरकार आई जो ये नहीं चाहती, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका क्या रोल था हिंदुस्तान के उसमें उस आज़ादी के संग्राम में, वो नहीं चाहते कि बताया जाए। तो इसलिए उन्हें बहुत परेशानी थी और वो हमेशा जब वो कभी भी किसी तरह पावर में आए तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। जब वो हटे तो फिर से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो वही था कि अब कई वॉल्यूम जो हैं, 3 वॉल्यूम तैयार हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस अपने पैसों पर छाप रही है, लेकिन अचानक वो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए हैं। तो तीसरा रेजोल्यूशन सिर्फ ये कह रहा था कि इनको फ़ौरन छपवा दिया जाए। दूसरे एक प्लान किया गया था जो 15 अगस्त सन 47 से 30 जनवरी तक कवर कर रहा था। 30 जनवरी 1948 तक। दूसरा उसके लिए प्रपोजल ये था कि नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास होने तक आ जाए, लेकिन ये था कि फिर 2 हिस्सों में कर दिया जाए। ज़ाहिर है कि उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए उसे तो बिल्कुल ही रोक दिया गया है। जो तैयार होकर प्रेस जा चुके थे उनको भी रोक दिया गया है। तो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन पास किया है अर्ज करते हुए कि उस काम को चलता रखा जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि आपको इसमें समर्थन मिलेगा? समर्थन तो हिस्टोरियन से, इतिहासकारों से बहुत मिलेगा, लेकिन दी पावर्स टू बी एट ICHR वो क्या करेंगी ये तो वो खुद बेहतर समझती हैं। हमारा काम तो जिसे आप कहते हैं पीपल्स में जाना है, लोगों में जाना है, वो हम जाएंगे और कहते रहेंगे। अगर उन्हीं ने नहीं छापा तो किसी और तरह से छापने, वो प्रोजेक्ट तो नहीं ले सकते, लेकिन किसी और तरह से वो डॉक्यूमेंट छापेंगे। प्रोफेसर शीरी मुसवी, हमारे पास वक्त कम है, बहुत आखिर संक्षेप में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अगले 1 साल का आपका भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में क्या एजेंडा है, क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा एजेंडा तो मेरे ख्याल में हम सभी इतिहासकारों के सामने ये है कि ये जो मुल्क में इस वक्त जहर बोया जा रहा है, जो ज़बानबंदी की जा रही है, जो उसके अलावा हिस्ट्री को मिथ बनाया जा रहा है, उसको किसी तरह से अपनी राइटिंग ही से रोक सकते हैं और तो कुछ नहीं। उसके बारे में जो कुछ लिखते रह सकते हैं वो लिखें, अगर कहीं सेमिनार्स कर सकते हैं तो करें, और जितना हो सके जहाँ बयान या अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ। परेशानी ये है कि इस वक्त जो विजुअल मीडिया है वो पूरा हमसे, आमतौर से ज़्यादातर हमसे अधिकतर जो है वो दूसरी तरफ है, तो हमारी आवाज़ ऐसे बहुत कहीं सुनाई नहीं देती। बोलने के लिए लोग तैयार हैं, बहस करने के लिए तैयार हैं, डिबेट के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई हमारे डिबेट्स को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए शायद राज्यसभा टीवी जो है वो एक बहुत अहम काम कर रहा है कि कम से कम जो हम कहना चाहते हैं वो आगे पहुंचा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर श्री मुसी हमसे बात करने के लिए।